बच्चों आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है 2024-2025 का, उसमें से लिया गया। उसमें से सेक्शन ए का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस क्वेश्चन सेज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x passes through the points -6, 0, 0, -34, -20 and 6,0। इन पॉइंट्स की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहां जहां कट करेगा वही वैल्यू ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती है। यानी एक्स एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट वहां पे क्या होगा? जीरो। तो यहां पर हमको यह देखना है कि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कहां कहां पर जीरो। यहां पर जीरो, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, यहां पर जीरो। यानी -6 और 6 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ऑप्शन कहां पर दिया गया? ये। तो यही ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। इसको थोड़ा सा फील करते हैं। ये बच्चों हम जानते हैं ग्राफ पेपर है, राइट। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस है इधर, राइट, और ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है। सही है। इन पॉइंट्स की हेल्प से अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करें तो कुछ सिचुएशन बच्चों इस तरह से आएगी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताएगा। ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है यानी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जीरो। लेट्स से ये वाला पॉइंट यहां पे प्लॉट करते हैं इस तरह से। इस वाले पॉइंट को यहां पे प्लॉट करेंगे, इस वाले पे 6,0। सही है कि नहीं? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाला देखो, ये जीरो है और नेगेटिव एक्सिस पे वाई है, यानी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहां पे जीरो है। तो समवॉट यहां पे लेट्स से मान लो 0 - 30 है। ये 4 है यानी एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 4 है और नेगेटिव पे 20 है। तो समवॉट यहां पे मान लेते हैं, राइट। ये सिचुएशन है बच्चों। सही है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ही हम कंसीडर करेंगे, कोई क्योंकि वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाता है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहां -6 है, यहां पे 6 है, इसलिए हमने इसको टिक किया। ये समझाने के लिए मैंने आपको किया। आप तो इतनी बात समझ गए कि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को बताएगा, तो टिक तो कर ही दोगे, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो किसी भी तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाए आप आसानी से बता सकते। जो सैंपल पेपर के सेक्शन ए से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एंड दिस क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7 and 6x + 10y = 3 is inconsistent। इस k की क्या वैल्यू हम यहां पर रखें जिससे हमको इनकंसिस्टेंट वाली सिचुएशन मिले। a1/a2 b1/b2 का रेशियो इसमें बराबर होता है, लेकिन c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं होता है। तो इस रेशियो को पहले लिख लेते हैं। देखो a1/a2 का रेशियो बराबर होगा b1/b2 के रेशियो के, लेकिन ये c1/c2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है। तो इनकंसिस्टेंट वाली सिचुएशन आती है। a1 क्या होता है? ये x का कोएफिशिएंट होता है, तो 3 है यहां पर। a2 क्या होगा? x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में होगा, ये है। b1 बच्चों यहां पे है -k, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी, और b2 है यहां पे बच्चों 10, राइट। अब c1 क्या है? यहां पर है 7 है, तो 7 रख दो, और c2 क्या है? 3 है। तो यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो फाइंड कर लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6। 10 ऊपर लेके जाओगे, 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, राइट। तो -k = बच्चों 5 आ रहा है, तो k की वैल्यू हो जाएगी -5। अगर मैं k की वैल्यू यहां पर 5 रखूं तो ये इसके इक्वल आना चाहिए और ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रख के देख लेते हैं। 1/2 -k की वैल्यू -5 हमने निकाली, ये किया, और यहां पे 10 किया, यहां पे 7/3 ऑलरेडी की। तो माइनस माइनस का बच्चों प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। 5 1 5, 5 2 10, यानी 1/2 बराबर है 1/2 के। क्या ये 7/3 के बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मतलब k की वैल्यू जो -5 है यही करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू
अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो देखते हैं, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, सही है। अब इस सर्कल पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, जिससे ये पॉइंट, इससे मैं क्या बहुत सी सेकेंड ड्रॉ कर सकता हूं, देखते हैं। सेकेंड का मतलब होता है इस तरह से इस पॉइंट को कट करके यूं पार कर जाए। एक ड्रॉ किया, यहां से किया, दूसरी ड्रॉ किया, राइट, इस तरह से यहां किया। इस पॉइंट से गुजरने वाले बहुत से सेकेंड ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमको जो ट्रू नहीं है वो ढूंढना है, ठीक, ओके। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये तो सभी जानते हैं कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। जैसे ये पॉइंट है, यहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। यहां पे एक पॉइंट है, यहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ये बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट को सर्कल को टच करके जाता है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये है सेकेंड, यहां से यहां तक पूरा आर पार चला जाता है, और कॉर्ड ये इस तरह से होता है, यानी सर्कल के दो पॉइंट को एक कॉर्ड ज्वाइन करती है। कॉर्ड इज लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इस पे देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। ये है, इसके अंदर कोई पॉइंट, तो कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे? टेंजेंट तो सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ की जाती है। यानी ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी वाला करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों सेक्शन ए का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड दिस क्वेश्चन सेज इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बच्चों nth टर्म का हम फार्मूला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, राइट। यहां पर हमको बोल रहा है जो nth टर्म है उसको इस तरह से अगर हम एक्सप्रेस कर दें, यानी जो an है उसको इस तरह से अगर एक्सप्रेस करें हम, तो इसके हेल्प से हमको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म पहले हम पता कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ये, तो n की जगह में हम 1 रखेंगे, यहां पे 4, 7 कम 7, 7 में से 4 गए 3, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। अच्छा, सेकेंड टर्म हम फाइंड करने, तो 7 है, n की जगह यहां पे हम 2 रख देंगे, राइट, और -4 है, तो 7 दूना 14 हो गया, 14 में से आप 4 माइनस करोगे तो आएगा 10, राइट। और हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस होता है जो कंसेक्यूटिव टर्म होती है बाद वाली को पहली वाली से घटा देना, यानी a2 माइनस a1, राइट। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म की वैल्यू को घटा दो, ये सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये 3 है, तो आंसर कितना आ गया? 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 7। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ में आया? जो फार्मूला हमारा जो हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ब्रैकेट में और डी, वहां से उसने बोला कि नहीं ऐसा आप ना करो, nth टर्म को दिखाने का ये फार्मूला समझो। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। तो पहली टर्म का हमने निकाला कि a1 की वैल्यू क्या होगी, दूसरी का, तो दूसरी से पहले घटा दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया, राइट। बच्चों सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। रेडियस जो सर्कुलर कोन है जिसका बेस होता है वो 5 सेंटीमीटर, और एक स्फीयर है उसका भी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी दोनों इक्वल है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन द हाइट ऑफ द कोन इज। यहां पे बोल रहा है कि जो कोन है और जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम भी इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में हमको बताना है कोन की हाइट क्या होगी। बच्चों जो वॉल्यूम होता है कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहां पे रेडियस इक्वल है तो रेडियस इक्वल रखा, एच हमको निकालना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पे r की पावर 2 है और यहां की r पावर 3 है, इसका मतलब ये r भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक सिंगल r बचेगा, राइट। अब हमारे पास जो फाइनली फार्मूला बना वो बना 4r, राइट। 4 यहां पे ऑलरेडी बच्चों है, r की वैल्यू यहां पे देखो 5 दिए हैं, तो 4 पंजे 20 सेंटीमीटर, h हाइट आ गई। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है बच्चों, सेक्शन ए का हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हमको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। इसके दो रास्ते हो सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो इसकी हेल्प से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, तो वहां से हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक रास्ता ये है कि हम साइन थीटा कॉस थीटा को इस तरह से कन्वर्ट करें कि ये टैन थीटा के फॉर्म में आ जाए, तो हमको कुछ हाइपोटेन्यूज या दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट रखेंगे और आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को टैन थीटा के एक्सप्रेशन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे बच्चों, इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा 4 sin थीटा, राइट, ये हो जाएगा cos थीटा, राइट, cos थीटा यहां पे ऊपर ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा cos थीटा, सही है। अब देखो 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, सही है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हम जानते हैं tan थीटा होता है, तो tan थीटा हमने लिख दिया। ऐसे नीचे भी 4 tan थीटा हो जाएगा, राइट, cos थीटा से cos थीटा 1, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, -1 होगा। ये मैं कर रहा हूं, आप एक बार समझ जाओगे तो डायरेक्ट यहां सोचोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा यहीं पहुंच जाओगे, सही है। तो ये फिलहाल मिल गया आपको। अब हमको देखो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5/2 दी है तो रख दो 4 और यहाँ पे 5/2 है और प्लस 1 है, यहाँ पे 4 5/2 है और माइनस का 1 है। इसको कैंसिल करोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 11 हो गया ऊपर, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 में से 1 घटा हो गया 9, 11/9। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7 है। इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O। ये एक सर्कल है, इसके सेंटर में एक O पॉइंट, ये एक टेंजेंट है जो P पॉइंट को टच करती है, राइट। इफ एंगल TPQ यानी ये यहां से यहां तक एंगल 110 डिग्री है, देन POQ इज इक्वल टू POQ यानी यहां से यहां तक जो एंगल है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर किसी टेंजेंट पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, राइट, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, और यहां से यहां तक कितने डिग्री है, 110। तो अगर मैं बच्चों 110 में से 90 डिग्री माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलता है 20 डिग्री। ये 20 डिग्री एंगल कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा। इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, 20 डिग्री, सही है। ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। एक सर्कल की कितनी भी रेडियाई होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, और हम जानते हैं कि अगर साइड इक्वल लेंथ की है तो उसके अपोजिट एंगल जो होता है वो भी इक्वल लेंथ का होगा। तो ये साइड इस साइड के अगर इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, और इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर का ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल 180 होगा। 20 ये है, 20 ये है, 40 है। अब 180 में से बच्चों अगर मैं 40 डिग्री घटा देता हूं तो इस एंगल की वैल्यू हमको मिल जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। तो ये हो गया 180 से 40 घटाओगे 140 डिग्री, 140 डिग्री, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्लास 9 की कुछ चीजें यहां पर आपको यूज करनी है। तो इस क्लास में हम सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड ने 2024-25 के सेशन के लिए रिलीज किया है। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस √5/2 एंड √5/2 इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला हमारे पास है। अगर हमको 2 जीरोस दिए गए हो, तो यहाँ 2 जीरोस ऑलरेडी दिए गए, ये और ये, तो इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट।
अल्फा बीटा जीरोस की वैल्यू है जो कि ऑलरेडी दी गई है। तो अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे नेगेटिव का अंडर रूट 5/2 बच्चों, सही है, पॉजिटिव का अंडर रूट 5/2 है, सही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव है, ये तो इक्वल है, और अपोजिट है तो कैंसिल हो गया, जीरो। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ रही है जीरो। यानी ये वाली टर्म तो हट जाएगी क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे खत्म ही हो जाएगी। तो ये और ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, इसी में से दोनों में से कोई एक है, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा बच्चों करते हैं। तो नेगेटिव का अंडर रूट 5/2 और पॉजिटिव का अंडर रूट 5/2, तो ये नेगेटिव रहेगा। अंडर रूट 5 का 5 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा। तो यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये। अब ये एक्सप्रेशन में हम रखते हैं, एक्स स्क्वायर्ड होगा, ये वाला तो जीरो हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नेगेटिव का 5/2 आ रहा है, राइट। तो नेगेटिव का 5/2 आप ये करोगे, राइट, और पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है, तो ये एक्सप्रेशन हमको पॉलिनोमियल की मिलेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया, राइट। लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम बदल जरूर सकते हैं। यहीं पे गलती होती है और यहीं पे आप छोड़ दोगे तो आंसर यहाँ आपको मिलेगा नहीं, आपको लगेगा आपका आंसर गलत है। तो अगर मैं 8 से इस पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चों 8x², राइट। और यहां पे भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 5/2, इसको करोगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी इस जगह पे मैं 20 लिख सकता हूं। तो देखो ये एक्सप्रेशन मैच करने लगी, तो यही ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। दिस क्वेश्चन सेज कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। और आपसे पूछा गया, एक टेबल दी गई है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज। तो सबसे पहले मीडियन क्लास हमको पता होगी कौन सी है, तो उसकी अपर लिमिट हम बता सकते हैं। तो मीडियन क्लास अगर हमको पता करना होता है तो बच्चों जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको 2 से डिवाइड करना होता है। टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करना है। तो 45 है यहाँ पे, आप 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 22.5, करेक्ट। ये जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना, इससे ज्यादा कहां पे वैल्यू आती है और वही हो जाएगी मीडियन क्लास। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपको लिखा है 5 है, 9 है, 15 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है, इसको एज इट इज लिखो और इस तरह से तिरछा इसको ऐड कर दो। 9 5 14 हो गया, राइट। अब इसको जोड़ोगे तो ये 9 हो गया और ये 29 हुआ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 22.5 कहां पे पड़ रहा है, यहां पे पड़ रहा है, यानी जहां पे 15 लिखा है ये वाला, राइट। तो ये वाली टेबल यहां है। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट इसी मीडियन क्लास के अपर लिमिट पूछ रहा है, 30 है तो 30 ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी फ्रीक्वेंसी का आधा करो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखो कि इससे ज्यादा कहां पे पड़ रहा है, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा। तो 22.5 ये तो 14 है, इसी में पड़ेगा, तो यही मीडियन क्लास हो जाएगी। जब ये मीडियन क्लास हो जाएगी तो या इसका क्लास इंटरवल लोअर लिमिट अपर लिमिट तो आपको दिख ही जाएगा, राइट। तो अपर लिमिट यहाँ पे पूछ है, तो इस पे बच्चों ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है। एंड दिस क्वेश्चन सेज O is the point of intersection of two chords AB and CD of a circle। एक सर्कल है, इसमें 2 कॉर्ड है, एक AB है एक CD है, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल BOC यानी ये वाला एंगल अगर 80 डिग्रीज का है एंड OA बराबर OA बराबर OD है, देन ODA ये वाला ट्राइंगल एंड OBC यानी ये वाला ट्राइंगल क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, सिमिलर इसमें भी सिमिलर, इसमें भी सिमिलर, इसमें भी सिमिलर। यानी सबसे पहले हमको सिमिलरिटी तो देखनी पड़ेगी कि सिमिलर है भी कि नहीं, ठीक है। तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगाने के लिए हमारे पास जो 3 क्राइटेरिया हैं वो हम यूज करेंगे। सबसे पहले यहां पे देखो 80 डिग्रीज बच्चों दिया गया, राइट, ये है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी हमको एक एंगल मिल गया कि ये इक्वल है, सही है। अब देखो ये RKC है, RKC पे यहां पे 2 एंगल बन रहे हैं, राइट। एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। हम क्लास 9 के एक थ्योरम से जानते हैं कि अगर इक्वल लेंथ की आर्क है तो उस पे बने हुए एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल जो डी पे बन रहा है, जो बी पे बन रहा है, वो दोनों इक्वल है। अब हमको ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये
इक्वल आर्क पे बने हुए एंगल है, दोनों इक्वल है, यानी एक क्राइटेरिया हम ये बोल सकते हैं कि जो ओडीए ये वाला ट्राइंगल है और जो ओबीसी ये वाला ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है। अब दोनों सिमिलर है, इसका मतलब नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर वाला तो ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। अब बात करते हैं इक्विलैटरल और आइसोसेलेस की। यहां पे देखो OA बराबर OD है, OA बराबर AD, तो ये तो बोल रहा है कि आइसोसेलेस है, ठीक है। क्या ये इक्विलैटरल भी है, ये चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ये 80 डिग्रीज है, तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये अकेले 80 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये 50 होगा, 50 50 50 180, यानी तीनों एंगल का जो है यहां पे 60 60 नहीं है, एक 80 है, एक 50, एक 50 है, सही है। तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल तो नहीं हुआ, क्योंकि इक्विलैटरल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60 60 डिग्री से, तो इक्विलैटरल नहीं हुआ। तो आइसोसेलेस तो पहले से ही है कि दो एंगल सेम है यहां से, राइट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। बच्चों ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 है। दिस क्वेश्चन सेज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 1 आर। यहाँ पे चार ऑप्शन हमको दिए गए, रियल होगा, इक्वल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा। तो ये हम डिस्क्रिमिनेंट से पता करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो चलो फटाफट से पता कर लेते हैं। तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहां पर लिख लिया। बी यहां पर कोएफिशिएंट बी का है 1, राइट, तो 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। 4 लिखा, राइट। ए की जगह बच्चों यहां पे 1 है, राइट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो यहां पर 1 रख दिया। सी का है यहां पर -1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 5। ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट इसकी आएगी। तो इसमें से ये या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ये क्यों नहीं, 0 आता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, नेगेटिव आता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसमें सोचना है कि इरैशनल कि रैशनल, यानी x की वैल्यू रैशनल आएगी कि इरैशनल नंबर आएगी। तो फार्मूला हम जानते हैं, ये बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला अपॉन 2a, राइट। अब बच्चों b मैं ऐसे ही एज इट इज रखता हूं, यहां पे 2a भी एज इट इज रखता हूं, राइट। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में करता हूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 5 निकाली, ये u, राइट। इसके ऊपर रूट रहेगा। अब रूट में अगर कोई चीज आ रही है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये पूरी इस वैल्यू को इरैशनल बना देगी, करेक्ट। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 देन वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 3 tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, tan हमने यहाँ पे लिख दिया, थीटा की वैल्यू 30 है, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, 3 रखा, इंटू किया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये क्या आ गया 3/√3, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट। तो बस सिंपल ये इतना ही इसमें हमें करना। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 है, एंड दिस क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396 divided by 7 centimeter cube. The total surface area of the solid hemisphere in square centimeter is। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए, हमको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो बच्चों जो सॉलिड हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये ऑलरेडी दिया गया है 396 डिवाइडेड बाई 7। तो यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे और सॉलिड हेमिस्फीयर में r की वैल्यू को रख देंगे, हमको सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला मिल जाएगा। तो r की वैल्यू चलो फटाफट से निकालते हैं, ये डिवाइड में है, इधर आएगा 3, 2 पाई ऊपर है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 पाई का मतलब हो गया बच्चों 22/7, राइट। तो 22/7 यानी 7/22 लिख देंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से, राइट। तो ये भी खत्म हो गया। अब क्यूब है तो इसको क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, राइट। अगर मैं 11 से इसको कैंसिल करूं तो 11 दूना 22,
11 3 33, राइट, 11 6 66 यानी 36। अब यहाँ पे 2 बचा है तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बच्चों 18 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 बनेगा। 9 त्रिक 27, राइट। हमारे पास यहाँ पे आ गया 27, राइट। 27 को हम 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, क्यूब रूट इसका क्या होगा 3 होगा, राइट। तो r की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई। अब हम 3 पाई r स्क्वायर, ये सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, तो 3 हमने रखा। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होती है। r यहां पे हमारे पास 3 आया है तो 3 × 3 हो जाएगा, राइट। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 27 हो गया और ये 20, 7 दूनी 14, यानी लास्ट में 4 आएगा। तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देखो 7 × 2 14, यानी ये और ये में से कोई एक करेक्ट है। कर लेते हैं 27, तो 7 दूना 14, 2 दूनी 4 1 5, राइट। तो 4 5 4 5 4 9, 594, यानी ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये सीखा कि क्लास 9 का जो फार्मूला है वो भी हमको याद रहना चाहिए। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, 24 बॉल्स टोटल है, 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन एंड रेस्ट आर व्हाइट। यानी ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर की बॉल्स टोटल 24 है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज इन व्हाइट इन कलर इज। यानी व्हाइट कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है, प्रोबेबिलिटी हम व्हाइट कलर के बॉल की निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नीचे हम लिखते हैं, ये है 24, लिख दिया हमने। अब व्हाइट कलर की बॉल कितनी है वो ऊपर लिखनी होगी। तो 4 बॉल ब्लू है और 11 ग्रीन है, बाकी की रेस्ट जो है व्हाइट है। तो इस चीज को 24 से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा व्हाइट बॉल कितनी है, तो 4 और 11 ये है, राइट। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। 24 में से घटा देंगे, जो बची हुई बॉल होगी वो तो व्हाइट ही होगी। तो इसको सॉल्व करें, 11 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 15 हो जाएगा, राइट। अब 24 में से आप 15 घटाओगे 9 आ जाएगा, 9/24 हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 8 24, 3/8। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5। ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया, इससे ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट सबसे नियरेस्ट, सबसे पास कौन सा है। तो एक रास्ता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका दिया गया है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ और डिस्टेंस को देख लो कितना। इसी तरह से इसमें जो शॉर्टेस्ट डी की वैल्यू आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फार्मूला आप लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, वो किस तरह से आपको करना है। अच्छा, ये आप जानते ही हो कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है, राइट। ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस होता है। अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हम विजुअलाइज करें तो 1 2 3 4 नेगेटिव एक्सिस पे ऐसे ही जाएगा, -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, नहीं बच्चों, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, राइट, और ये -5 होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा, समवॉट यहाँ पे पड़ेगा, यूं और यूं। ये पॉइंट है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, -4 और -5। अब ये पॉइंट कहाँ, 0,0 तो ओरिजिन का होता है, यानी इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली होगी 0,0, राइट। इसको देखते हैं, -4 है और यहाँ पर भी देखो -4 है। तो यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे सेम है और हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। यानी ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है। और हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि अगर एक पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यहां से यहां जो शॉर्टेस्ट नहीं हुई, यहां से यहां शॉर्टेस्ट नहीं हुई, और जैसे ही हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इन सारी लाइन से वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई। तो इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे छोटी डिस्टेंस नहीं हो सकती है, करेक्ट ना।
तो इसको फिल कर लेते हैं -5। तो देखो ये -5, अभी तो देखने से ही लग रहा है कि ये तो काफी दूर है। 41 6 4 36 यानी 6, पॉजिटिव का 6, पॉजिटिव का 6 तो काफी दूर पड़ेगा कहीं एक्स एक्सिस पे। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हुई? ये हुई इस पॉइंट से, राइट। तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, या क्लास 10 की जो फार्मूला डिस्टेंस का वो भी लगा के आप चेक कर सकते हो, आंसर यही करेक्ट आने वाला है। तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 है, एंड दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा? मीडियन, मीन, रेंज और मोड। मिडल मोस्ट माने एग्जैक्टली बीचों बीच। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एरिया होता है, उस एरिया में लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल उनका आता है। मान लो कि उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम मीडियन निकालते हैं तो मुझे 40 मिलता है। तो ये 40 हमको ये बता रहा है कि 40 के एग्जैक्टली पीछे, यानी 40 से पीछे 50% लोग ऐसे हैं जो 40 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में यूज करते हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो कि 40 यूनिट से ज्यादा यूज करते हैं। तो ये मिडल मोस्ट वैल्यू हुई कि नहीं, मीडियन। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको समझते, जैसे मान लो मीन इलेक्ट्रिसिटी बिल का 40 आया एग्जांपल के लिए, तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम लोग हैं ऑन एन एवरेज 40 यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये मिडल मोस्ट नहीं बताएगा। उस एरिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि कम यूज कर रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे 40 से ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो लोग यूज कर रहे हैं वो 40 यूनिट का यूज कर, यानी कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें 40 बीचों बीच में है। उसके पहले 50% है, उसके बाद 50% है, सही है। रेंज, रेंज तो यहां से यहां तक ड्यूरेशन को बताएगा, राइट। तो ये तो सेंट्रल पार्ट हुई, सेंट्रल होने के लिए बीचों बीच होना चाहिए, तो ये तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। मोड, अगर मान लो मोड 40 आया, इसका मतलब उस एरिया में लिस्ट से 100 लोग हैं, राइट। तो 100 लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हैं 40 40 40 40 40 40 40 यूनिट का ज्यादा इस्तेमाल उस डेटा में कर, यानी मैक्सिमम लोग 40 40 40 40 40 40, यानी ऐसे समझो कि 56 लोग ऐसे हैं जो 40 40 यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मोड क्या हुआ? 40 हुआ। तो मोड बताता है कि मैक्सिमम लोग किस यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मिडल मोस्ट क्या बता रहा है? 50% इधर, 50% इधर, तो कितना अच्छे से डिवीजन हो गया ना। तो मीडियन आपको बताता है कि मिडल मोस्ट वैल्यू किसी डेटा की क्या होती है, ठीक है। बच्चों सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 है। दिस क्वेश्चन सेज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 6 इन द रेशियो 1:2 द पॉइंट इज। यहां पे स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि जो ये पॉइंट पड़ रहा है लाइन सेगमेंट को कट करने वाला, ये एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, यानी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहां पर है 0, करेक्ट। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट इस ऑप्शन में 0, यहां पर 0, या तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, राइट। सिचुएशन कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा सा फील करा देता हूं। ये मान लो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में ये एक लाइन जा रही है इस तरह से, ये ए पॉइंट है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट हमको 2, -3 दिया गया, राइट, ये इस तरह से, और एक बी पॉइंट यहां पर है और इसका कोऑर्डिनेट है 5, 6 है, राइट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो यहां पे वाई एक्सिस तो कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस ये रेशियो दिया गया है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रेशियो 1 है और यहां से यहां तक रेशियो 2 है। तो सेक्शन का फार्मूला लगा लें और आंसर हम फाइंड कर ले, राइट। तो लगा देते हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम करेंगे m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 बच्चों यहां पे 1 है तो 1 रख दिया, x2 की जगह मैंने 5 रख दिया, राइट। m2 की जगह यहां पे 2 है तो 2 रख दिया, x1 की जगह यहां पे 2 है तो हमने 2 रख दिया। m1 और m2 दोनों को ऐड कर दिया तो 1 + 2 = 3 हो गया। अब यहां 5 × 5 और 2 × 4, 5 + 4 9, 9/3, 3 × 3 = 9।
यहां पे x का कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, तो 3 इसमें है कि इसमें है, तो हम इस पे टिक कर देंगे। सिंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस क्वेश्चन सेज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, यानी ताश के पत्ते टोटल होते हैं 52, उनको अच्छे से मिला दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज, फेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जिसमें फेस बना होता है, किंग, क्वीन और जैक, राइट। टोटल होते हैं 52, जिसमें से 26 ऐसे होते हैं जो रेड कलर के होते हैं और 26 ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं। ये जो रेड कलर के होते हैं इसमें 2 टाइप के कार्ड होते हैं, राइट। अब 2 टाइप के कार्ड में, एक कार्ड में 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी टोटल 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो हमको रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो चलो फटाफट बता देते हैं। तो 6 है और टोटल है 52, तो रेड फेस कार्ड की, रेड ऐसे लिख देता हूं, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 1 5 2 6 12, 3/26। बच्चों सैंपल पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा है एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज 2। रीजन में दिया गया है इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। देखो यहां पे 2 कोई कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर पहले लेते हैं, ये इवन नंबर है, इसके जस्ट बाद हम लेंगे एक नेचुरल नंबर जो कि इवन होना चाहिए, 3 ऑड होगा और 4 हमारा हो जाएगा इवन नंबर। इनका एचसीएफ आप निकालो, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 होगा, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4 होगा, राइट। बच्चों आप एचसीएफ निकालते हो तो कॉमन फैक्टर लेते हो, दोनों नंबर में 2 है, और जो लेस पावर होती है वो लेते हो, यानी लेस पावर यहां पे 1 है तो आंसर हो गया 2। एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 8 लिया आपने, 8 के बाद 9 आएगा, फिर उसके बाद 10 आएगा, राइट। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 रेज टू द पावर 3 आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 5 आएगा, राइट। अगर बच्चों एचसीएफ आप निकालोगे तो कॉमन फैक्टर ले लोगे, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, और लेस पावर वाला ले लोगे यानी 2, यानी आंसर देखो यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, आप कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लोगे तो उसका एचसीएफ हमेशा 2 आता है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कोई सा भी इवन नेचुरल नंबर ले लो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवन नेचुरल नंबर तो यहां पर हमने 4 लिए हैं, 2 से डिवाइड करोगे ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या तो बी, क्योंकि दोनों में असर्शन रीजन आर ट्रू, असर्शन रीजन आर ट्रू दिया गया, राइट। अब हम चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है क्या इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि नहीं। देखो 2 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ये बात तो सही है, लेकिन 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर का एचसीएफ 2 आए ये जरूरी नहीं है। जैसे यहां पे 4 है और 8 है, इन 2 नंबर को हम लेते हैं, राइट, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 2 2 की पावर 2 हो जाएगा, और इसका 2 की पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2, राइट। ऐसे बच्चों आप निकालोगे तो कॉमन फैक्टर 2 है, लेस पावर वाले देखो यहां पे 4 है। अब ये दोनों नंबर तो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ 2 होगा ये जरूरी नहीं है, यानी 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर का एचसीएफ 2 हो ये जरूरी नहीं है, यानी ये रीजन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर। जो अभी का स्टेटमेंट है वो इस बात को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका मतलब यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और कैसे मैंने आपको समझाया ये भी आप समझ गए होंगे। बच्चों सैंपल पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। असर्शन में लिखा है कि इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, यानी जो सेक्टर की रेडियस है उसको आधा कर दिया जाता है, एंड एंगल इज डबल्ड, और एंगल को दोगुना कर दिया जाता है, देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। ऐसी कंडीशन में जो पेरीमीटर होगी सेक्टर की
वो सेम रहती है। रीजन दिया जा रहा है द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि असर्शन और रीजन क्या करेक्ट है कि नहीं है। तो बच्चों जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, ठीक है, तो ये एक सर्कल होता है, ठीक, सर्कल का ये सेंटर है। अगर मैं इस तरह से बना देता हूं, राइट, तो ये वाला पार्ट ये एक हो गया सेक्टर, राइट। इसको अलग से बना देता हूं समझाने के लिए। तो इस तरह से मैंने बना दिया। ये बच्चों क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस, सही है। ये क्या है? आर्क है। आर्क की लेंथ को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180, राइट। पेरीमीटर बच्चों क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस सेक्टर की अगर तीनों साइड को ऐड करें तो आर, 2r और इसकी लेंथ, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर, सही है। तो इसका मतलब इसका तो फार्मूला हम जानते हैं ये है। अगर हमको पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 2r यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सही है, ओके। तो ये तो फार्मूला बन गया। अब कंडीशन यहां पे अप्लाई करते। यहां पे बोल रहा है कि जो सेक्टर है सर्कल का, उसकी रेडियस को आधा कर देते हैं, यानी इस रेडियस को आधा हम कर देते हैं। तो बच्चों यहां पे r/2 हो जाएगा और यहां पे भी r/2 हो जाएगा, क्योंकि r तो यहां पर भी है, तो ये भी r/2 हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये जो थीटा है, थीटा को डबल कर दिया जाता है, तो थीटा यहां पर डबल करेंगे तो यानी 2 थीटा हो जाएगा, सही है कि नहीं। अच्छा, 180 एज इट इज रहेगा, सही है। अब यहां पे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सही है। तो ये फार्मूला पाई आर थीटा बना, तो पाई आर थीटा बन गया, सही है। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ आर बचा। ये और ये क्या सेम है? आर्क तो सेम है, लेकिन ये जो दो रेडियस का सम है वो कम हो गया। इसका मतलब जो पहले की सिचुएशन थी, अब की जो सिचुएशन है कंडीशन लगाने के बाद वो सेम नहीं है, और यहां पे बोल रहा है सेम है। तो इसका मतलब ये जो असर्शन है वही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट यानी फॉल्स है। फॉल्स के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है, डी वाला। इसका मतलब ऑप्शन ये 100% सही होना चाहिए, करेक्ट, सही है कि नहीं, क्योंकि फॉल्स तो और कहीं है ही नहीं। इसका मतलब डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब रीजन ट्रू है ये बता देता हूं, ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर का फार्मूला तो यही है। आर की लेंथ का फार्मूला तो यही होता है ना, यही तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो मतलब रीजन तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर यहां से मान लो बच्चों पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ये हटा दिया जाता, यहां पे लिखा जाता द लेंथ ऑफ आर्क रिमेन्स द सेम, तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता और ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट भी हो जाते, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है वो पेरीमीटर सेक्टर की पूछ दी गई है, यहां पे आपसे बोली गई है वो सेम होगी, वो तो सेम नहीं होगी, राइट। तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए और इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया वो भी आप समझ गए, ठीक है बच्चों। जो सेक्शन बी और आगे सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स और उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड ने दिया हुआ है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स है जहां पे आपको समस्या आएगी तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं, और जहां पे समस्या आती है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम और एचसीएफ 480 और 720 का फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आप अच्छी तरह से जानते हो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। यहां पर मैंने कर दिया, आप यहां से नोट डाउन कर सकते। अब इसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन है ये वाला और दूसरा सेक्शन ये है, पार्ट इसका दूसरा है। तो एचसीएफ 85 और 238 को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर एचसीएफ इन दोनों का निकालें तो हम इसके इक्वल कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे जो m लिखा है उसकी क्या वैल्यू होगी?
तो जैसे आप एचसीएफ निकालते हो, निकाला आपने, आया 17, 17 को इससे बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये एचसीएफ के बराबर है, तो इक्वल कर दिया, वहां से ट्रांसपोज किया तो m की वैल्यू आपको यहां पर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को हम समझने वाले हैं। सेक्शन बी का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें दो पार्ट है, ये और ये, तो हमको दोनों सॉल्व करना है और समझना है कि ये किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो 2 डाइस आर रोल्ड बियरिंग 4, 6, 7, 9, 11, 12. Find the probability that product of numbers obtained is an odd number. ये एक दूसरे तरह का डाइस है। जो हम डाइस देखते हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। इस डाइस में है 4, 6, 7, 9, 11, 12। हम जानते हैं जितने फेस होते हैं उसको हम यहाँ पे रखते हैं और जितनी बार हम डाइस को रोल करते हैं, नंबर ऑफ डाइस को यहाँ लिखते हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको मिलता है। वैसा ही मैंने किया, टोटल नंबर यहाँ पे 6 फेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 डाइस है तो 2 का इस पे स्क्वायर लगाया और सॉल्व किया, 36 टोटल आउटकम आ गए। ठीक है, अब किसी ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑड आता है। ऑड एक नंबर है, ऑड दूसरा नंबर है, तो आंसर ऑड आएगा। अब यहाँ पे देखो ऑड नंबर कौन सा है बच्चों, 7 है, 9 है, 11 है, तो 7, 9, 11 इधर लिख दो, 7, 9, 11 इधर लिख दो। अब इसके आउटपुट निकालने हैं तो 7, 7, 7, 9, 7, 11, तो टोटल कितने आउटपुट आएंगे ऑड नंबर के, 9 आएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑड आपको निकालना है, टोटल आउटपुट इतना है, ऑड वाला 9 आ रहा है, सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक, अब पार्ट सेकंड पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट्स इंटीजर्स हैव द 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। तो सबसे पहले हमको टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होंगे वो देखने होंगे। तो पहला डिजिट 3 डिजिट का नंबर हमको 100 मिलता है, राइट, और लास्ट वाला 999 मिलता है, राइट, इसी के बीच में 3 डिजिट होगा। 1000 आएगा तो 4 डिजिट का नंबर होता है। तो टोटल कितनी डिजिट्स हमको मिलेगी, 1000 से 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 और 1000 के बीच में जितने 3 डिजिट नंबर है वो सारे के सारे मिल जाएंगे, वो आएंगे 900, राइट। तो टोटल 3 डिजिट नंबर 900 है। कंडीशन ये है कि हमको उन 3 डिजिट्स को लेना है, राइट, जिसके शुरू में 8 हो और लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 हो। तो 8 वाला तो नंबर रहेगा, उसके बाद लास्ट में 5 होना चाहिए, तो यहां पे 5 है। अब 10-10 जब तुम जोड़ते जाते हो तो आपको टोटल डिजिट 3 डिजिट्स के नंबर मिलेंगे जिसके शुरू में 8 हो गए और लास्ट में 5 हो गए। थोड़ा सा सोचना ताकि दिमाग में अच्छे से बात बैठ जाए। उसके बाद टोटल तो यहां पे रखते हैं प्रोबेबिलिटी में, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, ऐसे 3 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है जिसके शुरू में 8 हो और लास्ट में 5 हो। ऐसे नंबर 10 है, निकाल दिया, 1/90 आ गया। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 23 है, जो टिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इवैल्यूएट 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 45। तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, sin 60 की, tan 30 की, sec 45 की वैल्यूज आप रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों सेक्शन बी का ये क्वेश्चन नंबर 24 है। फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज एट a distance of under root 41 units from the point 8, -5। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डिस्टेंस का हमको फार्मूला लगाना है। हमने डिस्टेंस का फार्मूला यहां पर लिख दिया, डी ऑलरेडी दिया गया है अंडर रूट 41, राइट। हमने वो पॉइंट माना कि x, 0, x, 0 इसलिए माना क्योंकि x एक्सिस पे वो पॉइंट है तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 0, राइट। तो माना अब एक पॉइंट हमको ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये है, डिस्टेंस का हमने यहां पर फार्मूला लगा दिया। ठीक, अंडर रूट 41 है, अंडर रूट तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया। 5 का स्क्वायर करोगे, -5 का 25 आ गया, इधर लेके जाओगे, सॉल्व करोगे तो हमको 8 - x का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट आएगा, प्लस माइनस आएगा, 8 - x = +-4 आएगा, राइट। एक बार प्लस की वैल्यू रखोगे, x का वैल्यू निकालोगे तो 8 आएगा, एक बार नेगेटिव वैल्यू रखोगे और वैल्यू निकालोगे तो आएगा 12। तो कोऑर्डिनेट इसका 8, 0 हो गया, 12, 0 हो गया, तो यही पॉइंट हो गया, राइट। दो आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं, राइट, क्योंकि x की 2 वैल्यू इसीलिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट या पॉइंट्स, राइट, यानी 2 इसके आंसर x के आएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25 है। शो दैट द पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट दिया -5, 6
बी का 3,0, सी का दिया है 9,8 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो यहां ए का कोऑर्डिनेट बी का सी का दिया है, तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है और देखना है क्या दो साइड इक्वल है। अगर इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। फार्मूला हमने लगा लिया डिस्टेंस का, यहां पे 10 आया, यानी ए बी 10 आ रहा है, बी सी यहां पर आप सोल्व करोगे 10 आएगा, ये अलग है, इसका मतलब ये साइड इक्वल है, ए बी बराबर बी सी, देयरफॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों सैंपल पेपर का सेक्शन सी का पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दो पार्ट दिए गए, ये आपको सॉल्व करना है या तो ये सॉल्व, मैं दोनों सॉल्व करा देता हूं। पहले पार्ट में इन ट्रायंगल एबीसी डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बीसी सी ए बी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एफ बी डी इज सिमिलर टू डी ई एफ एंड डी ई एफ इज सिमिलर टू ए बी सी। देखो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, एफ इस लाइन का मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट ये है, बीसी का मिड पॉइंट ये है। हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो बच्चों यहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ी हो, राइट। अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से दूसरे लाइन के मिड पॉइंट को हम जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी, ये बीसी की जो लेंथ है इसके दो गुना होगी, या ऐसे कह सकते हो एफई की जो लेंथ होगी बीसी का हाफ होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से एफ ई पैरेलल टू बीसी, एफ ई पैरेलल टू बीसी। ठीक, जो बातें बोली वही बातें मैंने यहां पे लिखी। एफ ई आधा है बीसी का, ये लिख दिया, सही है। बीसी बच्चों क्या है, बीसी को अगर मैं बीडी के टर्म में लिखूं तो ये और ये इक्वल है, यानी मैं बीसी को लिख सकता हूं 2BD, मैंने लिख दिया 2BD, बीसी की जगह 2BD, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एफ ई बराबर हो गया बीडी के, यानी ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। बच्चों जब ये साइड अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, डन। अब सिमिलरली हम इसी तरह से DE पैरेलल है AB के, ये पैरेलल है इसके, राइट। तो ED बराबर होगा FB के, ED बराबर होगा FB, सेम वही चीजें हैं तो हमने लिख दी। अब बच्चों ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अपोजिट साइड अगर इक्वल होती है, राइट, अपोजिट साइड इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसको इक्वल, तो 100% ये एक पैरेललोग्राम है। और ये प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के सामने की जो एंगल होती है वो इक्वल होगी, यानी एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा और एंगल जो एफ होगा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, सही बात। अब इसी तरह से इस वाले हम क्वाड्रिलेटरल में जाते हैं, राइट। यहां पे हम ये बोल सकते हैं एंगल एफ एंगल सी के बराबर होगा, सही है, और एंगल ये पूरे डी के बराबर होगा, ठीक। तो यही चीजें मैंने यहां पर लिख दी हुई हैं। देखो एंगल बी मैंने एंगल ई के बराबर लिखा, एंगल एफ एंगल सी के बराबर होगा। अब देखो ट्राइंगल में आते हैं, एफ बी डी ये वाला ट्राइंगल और कौन सा डी ई एफ, यही हमको सिमिलर प्रूफ करना। तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ये ऑलरेडी यहां पे प्रूफ किया, राइट। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। देखो डी एफ ई ये वाला इसके बराबर, ये कैसे, दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन काटेगी तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, राइट। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, एक एंगल ये इक्वल, एक एंगल ये इक्वल, तो दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। वही चीज मैंने यहां पर लिख दी। आगे देखो इन DEF ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में हमको देखना, देखो इसका C ये वाला F के बराबर है यहां से, अच्छा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, राइट, सही है। ये एंगल B एंगल E के बराबर है, ये यहां से,
कर दिया। तो इसे ये प्रूव हो गया कि इसका दो एंगल इसके दो एंगल के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, और यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। सही है, तो सिंपल। अब यहां पे आते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल है, पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन एबी एंड एसी, एबी और एसी पे पी और क्यू दो पॉइंट है, सही है। सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, पी क्यू बीसी के पैरेलल है, ये ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। प्रूव दैट द मीडियन, ये बच्चों मीडियन है, सही है, मीडियन एडी, एडी मीडियन है, बीसी पे आ रही है, जिसका मतलब बीडी डीसी के बराबर हो, मीडियन का तो यही मतलब होता है। हमको प्रूफ करना है कि ये जो पी आर है आर क्यू के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो फटाफट से प्रूफ कर देते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला और ये बड़ा वाला, ये सिमिलर है। अगर पैरेलल लाइन जाती है ना तो सिमिलर हो जाता है। कैसे? देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यू जा रही हैं, एक तिरछी लाइन यू कट कर रही है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। ये वाला एंगल इस छोटे में भी है और इस बड़े में भी है, राइट। इसका मतलब दो एंगल यहां पे इक्वल हैं, तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम प्रोपोर्शन में होगी। अब करेस्पॉन्डिंग साइड में ले रहा हूं, ए आर छोटा वाला और ए डी बड़ा वाला, राइट। पी आर यहां पे मैंने लिया, ये किसके करेस्पॉन्डिंग होगा? बीडी के, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब इसी तरह से यहां पर आओगे, ये इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल दोनों इसमें और इसमें कॉमन है, तो मैंने ये रेशियो लिख दिया, सही है। अब देखो, ए आर अपॉन एडी, ए आर अपॉन एडी यहां पे इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, राइट। अब बच्चों यहां पे बीडी डीसी के बराबर है, राइट, तो डीसी की जगह मैंने यहां पर बीडी लिख दिया, बीडी से बीडी कैंसिल हो गया। ये तो ऑलरेडी हमने बोला ना कि बीडी डीसी के बराबर है क्योंकि ये मीडियन है, सही है। तो पी आर आर क्यू के बराबर हुआ, यानी ये इसके बराबर हो, और हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक बार ध्यान से देखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बच्चों, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 है, एंड दिस क्वेश्चन सेज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, दो नंबर्स का सम 18 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40, फाइंड द नंबर। तो इसको कैसे हमने सॉल्व किया? लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन अदर नंबर इज, अगर एक नंबर हमने x मान लिया तो 18 से x घटा दोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी 1/x किया और 1/18 माइनस x किया, जिसकी वैल्यू आएगी सम करने पे रेसिप्रोकल्स की 9/40, ये हमने यहां पर लिख दिया, राइट। एलसीएम निकाल के हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते करते हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहां पर इस तरह से लिखा, मिडिल टर्म से स्प्लिट किया, इसके दो फैक्टर 10 और 8 पे, सॉल्व यहां पे किया, x माइनस 10 x माइनस 8 दो फैक्टर पे, x की वैल्यू फाइंड करने का अप्रोच आप जानते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल टू हमने 0 किया, और तो x इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 किया, x इज इक्वल टू 8 है, यानी x की दो वैल्यूज है। अब यहां पर लेस से आप 10 रखते हो तो 18 में से 10 घटाओगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर आप यहां पे 8 रखते हो तो 18 में से 8 घटाओगे तो दूसरा नंबर 10 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 10 और 8 हुआ। यही आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों सेक्शन सी का ये क्वेश्चन नंबर 28 है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यहां पे दिया गया 6x² माइनस 5x प्लस 1, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर्ड एंड बीटा स्क्वायर्ड। ये तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां से बी की वैल्यू हमने रखा और यहां से ए की वैल्यू रखा, और ये हमको वैल्यू मिला 5/6। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है बच्चों, उसमें अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर होना चाहिए और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए हमने ये अप्रोच इस्तेमाल किया। हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका आइडेंटिटी होती है? ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर का।
तो वही चीज हमने इस्तेमाल की, और हमको कैसे पता चला ये लगाना है, क्योंकि स्क्वायर्ड में है ना, तो इस वजह से हमने लगा दिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमको मिल सकती है, ये प्लस 2 अल्फा बीटा है, इसको इधर लेके गए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 5/6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह हमने ये रख दिया। इसको सॉल्व किया बच्चों तो हमको 13/36 आया, ठीक, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर भी हमको चाहिए, राइट। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ब्रैकेट में अगर हम रखें, अल्फा बीटा के स्क्वायर कर दें तो सेम ही चीज है, ब्रैकेट ओपन होगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, यहां पे हमने रख दिया, आया 1/36। अब हम क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी एक एक्सप्रेशन होती है, आपको याद भी होगी, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहां पे स्क्वायर में है तो सब जगह मैंने यहां पे स्क्वायर कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, सही है। तो इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये यहां पर रख दिया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा 1/36, उसकी जगह यहां पे रख दिया। अब यहां पे फ्रैक्शन हटाने के लिए 36 से मैंने पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 36 हो जाएगा, यहां पे 36 आएगा तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 13x बचेगा। यहां पे 36 से मल्टीप्लाइंगे, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सैंपल पेपर के सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 29 है, एंड दिस क्वेश्चन सेज इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, then prove that cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कुछ प्रूफ करने के लिए ऐसा दिया गया हो जिसकी 2 वैल्यू हो, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बनाएगा। क्वाड्रेटिक नहीं बनाएगा, स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाए, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, राइट, और हम प्रूफ कर देंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर तो अपने को चाहिए, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इधर भी किया और होल स्क्वायर इधर भी किया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, लिख लिया हमने। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू होती है 1, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये प्लस 2 cos थीटा sin थीटा को हम इधर लेके आए तो ये निगेटिव में हो गया। ये जो 1 है ना, इसको हमने अगेन कन्वर्ट किया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, राइट, आप आइडेंटिटी जाते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पर हमने लिख दिया, ये एज इट इज रखा। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो a की जगह cos थीटा रख दिया, b की जगह sin थीटा है तो रख दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, राइट। इसको सिर्फ इधर हमने लिख दिया और 1 को इधर कर दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकलेगा, अब स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव आता ही आता है, आ गया, अंडर रूट किया, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस तरह से हमने यहां पर प्रूफ कर दिया, राइट। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सेक्शन सी का हम क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 2 पार्ट है, दोनों मुझे सॉल्व कराना है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाएगा ये सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड होती है वॉल क्लॉक में, वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। बच्चों हम जानते हैं कि एक मिनट हैंड 5 मिनट में 30 डिग्री ट्रेवल करती है, राइट। तो अगर वो 35 मिनट 35 मिनट चलेगी तो 210 डिग्री वो ट्रैवल करेगी, सही है। तो सबसे पहले हमने एंगल निकाला, जैसे ये वॉल क्लॉक है, सही है, यहां से चलती है वॉल क्लॉक और इधर से होते 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 यहां पे पहुंचती है समथिंग, तो ये इतना एंगल उसने ट्रैवल किया, करेक्ट। तो एंगल हमको पता चलेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम जानते हैं कि 360 डिग्री में टोटल एरिया एक सर्कल का होता पाई आर स्क्वायर, तो थीटा डिग्री में कितना एरिया होगा, यही हमको एरिया बताना है।
तो वैल्यूज पाई की 22/7 रख दी, आर की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे दिया गया है 18 सेंटीमीटर, वो रखा, कैंसिल किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड पार्ट है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ये एक सर्कल है, इसके सेंटर में एक पॉइंट ओ है और ए बी एक कॉर्ड है, राइट, सच दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। इफ ओ ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी ऑब्वियसली 14 सेंटीमीटर होगा। देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, टेक अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। देखो बच्चों, ये इतने सेक्टर का फार्मूला तो हम जानते हैं। 360 डिग्री में अगर ये पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता तो थीटा डिग्री में कितना होगा, यानी यहां से ये पूरा एरिया हमको सेक्टर का मिल जाएगा इस फार्मूले से। लेकिन हमको सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, यानी यहां से इतना एरिया फाइंड करना है, पूरा सेक्टर नहीं, इतना सेगमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम पूरा सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे, जैसे यहां पर लगाया, उसमें से मैं अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों ये साइड और ये साइड इक्वल है, राइट, तो ऑब्वियसली साइड इक्वल होगी तो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये भी एंगल इक्वल है। ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 होगा, और ये भी 60 होगा, राइट, यानी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हम निकालते हैं अंडर रूट 3/4 आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, यहां पे ए की जगह आर हम रख देंगे, सही है। तो हमने सारी वैल्यूज पुट की और इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद सॉल्व किया, आंसर आ गया 69.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपने कई बार प्रूव किया होगा, मैंने सिर्फ लिख दिया लेट 3 अंडर रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर हम इसको मानते हैं तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर है, q कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, और p और q को प्राइम है, यानी p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तभी को प्राइम हो सकता है। ऑन स्क्वायरिंग है, रीअरेंज, स्क्वायर किया और रीअरेंज किया तो हमने पाया q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3। अब ये हमने इंटीजर माना, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 पूरे पूरे नंबर, तो ये इंटीजर तो तभी आ सकता है जब p के अंदर 3 मौजूद हो, 3 कैंसिल हो जाएगा, तभी इंटीजर आ सकता है। यानी इससे पता चला कि p के अंदर एक 3 फैक्टर मौजूद है। डन। अब आगे हम, अगर हमने 3 निकाल दिया तो अब इसको p तो नहीं लिख सकते, राइट, तो एक दूसरा इंटीजर हमने मान लिया, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर वैल्यू आती है, तो हमने इसको c मान लिया, c भी एक इंटीजर है, स्क्वायर किया और इस तरह की सिचुएशन आई p स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां पर देखो q के अंदर अगर 3 नहीं होगा तो इंटीजर कभी नहीं आ सकता, राइट, इसका मतलब q के अंदर भी 3 मौजूद है और p के अंदर भी 3 मौजूद है। अब ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, हमने माना है p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे 3 कॉमन है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने गलत माना है कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर, एक्चुअल में ये इरेशनल नंबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत से सॉल्व किए, इसलिए ऐसे मैंने आपको बता दिया, आप समझ ही रहे होंगे आई होप। बच्चों सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और दूसरा बी है, तो दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। इसका ए पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, तो इसके लिए तो ग्राफ पेपर चाहिए, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, राइट। दूसरा क्वेश्चन है प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, ये लिस्ट से ए है एक्सक्यूज मी, ये बी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, लिस्ट से एक कार यहां पे है सी ए नाम की, जो यहां से स्टार्ट करती है, एंड अदर फ्रॉम बी, और दूसरी बी से स्टार्ट करती है, ठीक है, एट द सेम टाइम, सेम समय पर। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, ये जो ए कार है लिस्ट से इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, राइट,
और बी कार जो यहां पे यानी सी बी, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, राइट? ओके, डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 9 आवर्स। इसका मतलब अगर जो कार सी ए है, अगर ये तेजी के साथ चलेगी कंपेयर टू सी बी के, तब ये आके एक दूसरे से मिल जाएगी, राइट? अगर ये स्लो चलेगी तो कभी मिल ही नहीं सकती। मिलने के लिए जरूरी क्या है कि इसको ज्यादा स्पीड से चलना होगा। तो x किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ओके, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब ऐसा हो ये दोनों कार चलनी शुरू होती है, ये ज्यादा स्पीड से, ये कम स्पीड से, तो एक टाइम आएगा ज्यादा स्पीड से चल रही है, ये कम स्पीड से चल रही है, तो कहीं आकर मिलेगा और उस मिलने का समय 9 घंटे है और 180 किलोमीटर दूर एक दूसरे की जो डिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, यानी वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, राइट? ओके, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड्स एज बिफोर दे मीट इन एन आवर। अब कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जो कार है पहले तो इस डायरेक्शन में दोनों चल रही थी, कार सी बी इधर चल रही थी, सी ए इधर चल रही थी, तो इस तरह की सिचुएशन अब कुछ इस तरह से हो जाए, ये इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में बढ़े, राइट? इस तरह से, मतलब इस दिशा में, तो उनको मिलने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। बच्चों, अगर सेम डायरेक्शन में कार चल रही है, राइट, तो स्पीड आपको घटा देनी होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कार चल रही है, कोई चल रहा है और मीट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में स्पीड आपको जोड़ देना होता है। सिंपल यही करना है। अब यहाँ पे जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, यहां पर लिखा है लेट द स्पीड ऑफ सी ए बी एक्स किलोमीटर आर, और स्पीड सी बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर आर, और एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा होगा तभी तो बी से 9 आवर्स में मिलेगा, नहीं तो मिल ही नहीं सकता, राइट? तो रिलेटिव स्पीड का फार्मूला आप जानते हो। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 180 किलोमीटर और 9 घंटे में मिलता है, तो 9 यहाँ पे रख दिया। रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब एक कार इधर जा रही, दूसरी कार उसके पीछे, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड से आ रही है, तो 9 घंटे में 180 मीटर की जो डिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है, यानी वो मिल जाता है, राइट? तो इस तरह से एक इक्वेशन हमने बना लिया, x - 1 y इज इक्वल टू 20। दूसरे केस में रिलेटिव स्पीड हम x प्लस वाई करके निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कार सी ए इधर जा रही है, सी बी इधर जा रही है, तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, राइट? कभी आप बाइक चलाते रहो, एक पर्सन आगे जा रहा है, आप उसके पीछे जा रहे हो, तो ऐसा लगता है वो बड़ा स्लो चला रहा है, लेकिन एक पर्सन उधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, राइट? एक इधर से आ रहा है, आप इधर जा, तो ऐसा लगता है स्पीड बढ़ गई। तो ऐसा अपने दिमाग में बिठाना है, अपोजिट दिशा में स्पीड को ऐड कर देना, सेम दिशा में स्पीड को घटा देना, ठीक? तो रिलेटिव स्पीड यहां पे इसी तरह से निकाला, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 घंटे में मिल जाता है, तो एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, इसको हमने सॉल्व किया जैसे आप सॉल्व करते हो। सॉल्व करने के बाद आपको x की स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रही और y की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हमको मिल गए, ठीक है? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों, अब हम सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट्स से ये एक एक्सटर्नल पॉइंट सी है, ये सर्कल है, और यहां से ये टेंजेंट 2 ड्रॉ की जाती है। हमको प्रूव करना है ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, यानी सी ए सी बी के बराबर है, ठीक है? तो यहां पर हमको एक कंस्ट्रक्शन बच्चों करना पड़ेगा। इस सी से ओ पॉइंट को मिलाते हैं, तो ज्वाइन पॉइंट सी टू ओ। अब इन ट्राइंगल AOC ये वाला ट्राइंगल और BOC ये वाले ट्राइंगल को हम ध्यान से देखेंगे, तो एंगल CAO यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? किसी टेंजेंट पे जब एक लाइन सर्कल के सेंटर से जाके मिलती है तो यहां पे 90 डिग्रीज का एंगल बनता है, राइट? आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी है। ओके, OC बराबर OC, ये वाला तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसका मतलब ये तो इक्वल ही है। OA OB के बराबर है, क्योंकि एक सर्कल की जितनी रेडियाई होती है वो सब इक्वल होती है, राइट? तो राइट एंगल ये बराबर है,
हाइपरटेन्यूज ये है, राइट एंगल के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपरटेन्यूज, और एक साइड यानी RHS क्राइटेरिया से ये वाला ट्राइंगल कंग्रुएंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये साइड CA जो करस्पॉन्डिंग है CB के, वो एक दूसरे के इक्वल होगी बाई CPCD, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। तो ये प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है। अब आगे लिखा गया यूजिंग अबव रिजल्ट, यानी जो हमने यहां पे प्रूव किया उसको ध्यान में रखते हुए फाइंड द लेंथ ऑफ BC। ये फिगर दी गई है, इसकी BC की लेंथ हमको फाइंड करनी है और ये ट्राइंगल ABC है। गिवन दैट अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, एक सर्कल बना हुआ है इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ABC टचिंग द साइड्स AB को टच करते हुए, BC को टच करते हुए, BC ये इसको टच करते हुए, C इसको टच कर दे। एक सर्कल इस ट्राइंगल ABC में इस तरह से बना है कि ये यहां पे टच कर रहा है इसको, BC साइड को P पॉइंट पे और इस पॉइंट को Q साइड पे टच कर रहा है। एंड यहां पे दिया गया AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। AQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CQ इज इक्वल टू हमको दिया है CQ यानी ये 5 सेंटीमीटर, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी दिखा दिया। हमको बच्चों BC फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट है, तो इसकी और इसकी लेंथ बराबर होगी, राइट। सही है कि नहीं? इसकी लेंथ इसके बराबर होगी, तो अगर ये लेंथ इसके बराबर है तो यहां से यहां तक तो 5 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब हमको ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पे टेंजेंट है, तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 7 है और टोटल लेंथ ऑलरेडी दी गई है 10, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, और ये वाली 5 ऑलरेडी है, राइट। जैसा ये कितना है 3, तो ये कितनी होगी 3, और ये यहां से 5, तो 3 + 5 = 8। तो ये तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने लिख के यहां पे बताया BC = BC, ये और ये बराबर है, ठीक है। अब जो BP है इसके बराबर है, सही है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो इक्वल लेंथ की होगी, राइट। अब बच्चों ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक, राइट, अगर इसको BR को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, BR इस लेंथ को हम ऐसे लिखें और इसमें से ये घटा दें, राइट। तो वही हमने किया, AB से इस वाली से AR घटा दिया, और AR AQ के बराबर होता है, तो वहां पे AQ हमने रख दिया। AB ऑलरेडी दिया है 10, तो हमने 10 रख दिया। AQ दिया है बच्चों 7, तो 7 रख दिया। QC 5 दिया, 5 रख दिया। इसको सॉल्व किया, 10 में से 7 गए 3 और 5 5 3 8 सेंटीमीटर हो गया, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सेक्शन डी का ये क्वेश्चन नंबर 34 है। अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्पॉट्स अ बलून विद अ विंड इन अ horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degrees, right? एक लड़का है, इसकी हाइट है 1.35 यहां से। ये लड़का एक बलून को से बलून यहां पर इसको देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस टाइम पे 60 डिग्री बनता है। जो बलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे मूव होता है, जब B पॉइंट पे ये पहुंचता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हॉरिजॉन्टल से हमेशा बनता है वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आफ्टर 12 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, यानी 12 सेकेंड से बलून यहां पहुंच जाता है, राइट। इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, बच्चों 1 सेकेंड में 3 मीटर चलता है। 1 सेकेंड में 3 मीटर अगर विंड की स्पीड है तो यहां पर है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में कितना चलेगा, राइट। 12 सेकेंड में कितना चलेगा, ऑब्वियसली 36 मीटर चलेगा, राइट। तो 36 यहां से यहां जो डिस्टेंस कवर करेगा वो बलून वो होगा 36 मीटर, तो यहां पे 36 मैंने लिख दिया, ये इसके बराबर होगा, करेक्ट। अब बच्चों फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड ये है, यहां से यहां तक की हाइट फाइंड करनी है।
इसके लिए जरूरी है ये पता हमको, ये पता, ये तो ऑलरेडी पता है क्योंकि ये हाइट है जो लड़का देख रहा है, राइट। इसको हमें पता करना होगा, तो सारी कोशिश इसको पता करने के लिए हमको लगानी है, ठीक है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले एंगल एसीडी लेंगे, ये वाला ट्राइंगल एसीडी लेंगे, उसमें tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस यहां से यहां तक हमने x माना, ये रख दिया, x को इधर किया, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा हम ले रहे हैं BCE, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका एंगल ऑफ इलेवेशन 30 है, राइट। तो 30 की जगह 1/√3 यानी tan 30 की जगह रख दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h है उसको रख दिया। बेस में बच्चों यहां से यहां तक है तो x प्लस 36 क्यों रखा हमने, यहां पे एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा कि 3 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो 12 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 12 36 मीटर चलेगा, राइट। तो 36 मीटर यहां तक है। अब बच्चों यहां पे परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो बेस ये हमने रख दिया h डिवाइडेड बाई x, DE की जगह हमने 36 रख दिया, इसकी जगह 36, ठीक। तुमको दो इक्वेशन मिल गई, ये और ये। यहां पे देख रहे हो h राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं यहां पर लिख सकता हूं, राइट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, तो x√3 इज इक्वल टू x प्लस 36 डिवाइडेड बाई √3 हो गया। बच्चों √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस x को इधर लेके आएंगे तो -2x हो जाएगा, ये 36, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2, 18 हो जाएगा, 18 मीटर। यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 18 मीटर हो गई, ठीक बच्चों। अब x की वैल्यू अगर आप यहां पे रख दोगे तो 18√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये वैल्यू को पता चलेगी। अब ये वैल्यू है 18√3 बच्चों, और यहां से यहां तक हम ऑलरेडी जानते हैं 1.35, तो ये BH की वैल्यू हम 18√3 यानी यहां से यहां तक, और इसमें 1.35 हमने ऐड कर दिया। जब ऐड किया √3 की वैल्यू यहां पर दी गई है, 18 से 1.73 को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो आंसर आया 32.49, और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सेक्शन डी का ये क्वेश्चन नंबर 35 है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहां पर एक डेटा दिया गया, इसका हमको मीन भी फाइंड करना और मीडियन भी फाइंड करना। तो स्टेप डिविएशन मेथड से हम मीन सबसे पहले फाइंड करेंगे। इस डेटा को कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया। FI मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, यहां पर मैंने लिख दिया। XI मतलब 85 और 90 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये वैल्यू XI की आती है। इसी तरह से सबको करना। अब यहां पर एक चीज आप देखोगे तो बहुत फास्ट कर सकते हो, वो ये कि इसके बीच में दो डिफरेंस है, यानी क्लास विथ है वो 5-5 के हर किसी में, और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो 5-5 एक का निकालो और 5-5 ऐड करते चले जाओ। जैसे 0.5 सब में लास्ट में आएगा ये, इसमें 7 में 5 जोड़ो 12, इसमें 5 जोड़ो के साथ, इसी तरह से 5-5 एक निकाल लो और 5-5 जोड़ते चले। तो इससे क्या होगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक। अब डिविएशन का फार्मूला होता है XI माइनस A। तो एक नंबर अज्यूम हमने ये वाला किया, उसके बाद इसको घटाया 0, ऊपर जाओगे तो 5-5 का डिफरेंस आ रहा था, तो ऑब्वियसली जब घटाओगे तो 5 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, 5, 10, 15, नीचे जाओगे तो 5, 10। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर बहुत से कराए हुए हैं, राइट। अब ओके, इसके बाद UI हमको निकालना है। UI निकालने के लिए बच्चों जो DI होता है उसको क्लास जो विथ होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 0, इसको 5 से डिवाइड करेंगे -1, -2, -3, और इस तरह से आ जाए, ठीक है। FI/UI का मतलब जो यहाँ पे आया, जो यहाँ आया, गुणा किया, 15 × 45, इस तरह से सब गुणा किया, तो इस तरह से आया। अब हमको FI/UI मिल गया, तो स्टेप डिविएशन का फार्मूला होता है A प्लस इन ब्रैकेट FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H।
तो 102.5 है जो हमने अज्यूम नंबर माना था वो रखा। FI/UI की जगह बच्चों यहाँ पे -39 आया। इन सबको ऐड करने के बाद जो आता है वो होता है सिग्मा FI/UI। ऐड किया हमने, माइनस में आया तो प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो 24 आया, 39 डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व किया तो 1.6 आया, 102.5 पहले से था, घटाया तो 100.9 आया। तो इस तरह से हमने मीन निकाल लिया, राइट। अब उसके बाद बच्चों मीडियन निकालने की बात आई तो मीडियन में ये लोअर लिमिट होती है n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू h होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये होता है कि हमने यहाँ पर लिखा 15 जैसे ही फ्रीक्वेंसी में लिखा होता है, उसके बाद इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, इस तरह से तिरछा गुणा करके हम तिरछा ऐड करके हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। उसके बाद मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हाफ कर दे, n/2 कर दे। 120 को 2 से डिवाइड करो, आएगा 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 60 कहां पड़ता है, 57 तो यहां, इसका मतलब इसमें पड़ेगा। तो जिसमें n/2 फ्रीक्वेंसी को आधा करने पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पड़ता, वही हो जाती है मीडियन क्लास बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, राइट। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ये है तो लोअर लिमिट मैंने 100 रख दिया, n/2 किया था 60 आया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास होती है उसकी नहीं, उसके ऊपर की लेते हैं तो 57 मैंने यहां पर रख दिया, डिवाइडेड बाय 18। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास हो उसके ऊपर की लेते हैं, राइट। और इंटू 5, h क्या है, क्लास की विड्थ है जो कि 5 है यहां पर, राइट। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, सिंप्लीफाई किया 5/6 आया, इसको सिंप्लीफाई किया 0.83 आया, 100 में इसको ऐड कर दिया और आंसर आ गया 100.83। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका एक पार्ट और है जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 35 में 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराया। पहला सॉल्व कराया, ये दूसरा है उसका। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। यहां पर इतना डेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन एक्सपेंडिचर। यहां पे एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, ये तो मैंने सॉल्व किया तो यहां पर लिख दिया, राइट। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहां से यहां तक टोटल ऐड करोगे तो लिखा है 200, राइट। 200 में से बच्चों अगर x की वैल्यू मुझे निकालना है तो 200 में से ये तीनों और ये चारों जोड़ के माइनस कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 200 यहां पे ऑलरेडी दिया गया, 172 इसको जोड़ने पे घटाया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, ठीक। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया जिसमें बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो। अब मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए xi निकालना पड़ेगा। xi निकालने के लिए बच्चों इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये xi की वैल्यू होती है। अब यहाँ डेटा तुम देखो तो इसके बीच के जो डिफरेंस है वो 500 का है, राइट। और कंटिन्यूअस डेटा है तो 1250 यहां निकाला आपने, उसके बाद 500 जोड़ते जाओगे तो अपने आप ही एवरेज या xi निकलते चले आता है। 1250 में 500 आपने जोड़ा, 1750, 500 जोड़ा, 500 जोड़ा, इस तरह से आ गया। अब xi fi का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा fi/xi, सबका fi/xi अलग अलग निकाला और सबको ऐड कर दिया तो सिग्मा fi/xi आया। अब मीन का फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला जो होता है सिग्मा fi/xi डिवाइडेड बाय fi। सिग्मा fi/xi इतना निकाला और सिग्मा fi 200 यहां तो दिया है ऑलरेडी, ऐड करके डिवाइड किया तो 2662.5 आंसर आ गया। और यही हमारा मीन है, यानी जो पूछा गया मीन एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है बच्चों। अब हम सेक्शन ई के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन है और सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 है। मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड one above the other in a specific pattern. On the top layer there are 3 jars, in the next layer there are 6 jars, and in the third layer from the top there are 9 jars, and so on till the 8th layer. On the basis of the above situation, answer the following questions. पहला क्वेश्चन है, write an AP whose terms represent the number of jars
इन डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो टॉप लेयर पे 3 है, उससे नीचे के लिए 6 है, उसके लिए नीचे के लिए 9 है, तो ये एक एपी बन गई। कॉमन डिफरेंस आप देख ही रहे होगे 3 है। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड? क्या 34 जार्स भी अगर इसी पैटर्न में रखे जाएं तो रखे जा सकते हैं? यानी क्या 34 जार कोई टर्म हो सकती है इस एपी में? तो बच्चों यहां पर हम n निकालेंगे। n अगर फ्रैक्शन में होगा तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, अगर n इंटीजर में आता है इसका मतलब पॉसिबल है। करेक्ट। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना, जिसमें ए पार्ट है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज in a layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n। यानी सम के लिए आपको एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी और उसके बाद hence find S8 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसका बी पार्ट है थर्ड का ही, द शॉपकीपर एडेड 3 jars in each layer, यानी जो एपी है उस एपी में हर टर्म में 3 आपको जोड़ते जाना है। हाउ मेनी jars आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप? तो 5th लेयर में कितने हैं अगर इस तरह की एपी बन जाती है? तो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब यहां पर मैंने आंसर से लिख दिए हुए। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था कि हमको एपी फाइंड करनी थी। सबसे जो ऊपर है, ऊपर 3 जार्स थे इस तरह से, उसके बाद 6 थे इस तरह से, उसके बाद 9 थे इस तरह से। टॉप से हमको एपी बनानी है तो 3 6 9, कॉमन डिफरेंस देखो 3 का, 6 में से -3 करोगे कितना आएगा? 3, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हमको ये देखना था कि क्या 34 कोई टर्म हो सकती है इस एपी का, यानी 34 क्या जार्स भी किसी रो में लग सकते हैं? तो हमने nth का फार्मूला लगाया, an इस तरह से। फर्स्ट टर्म यहां पे 3 थी, कॉमन डिफरेंस 3 था, 34 रख दिया, n की वैल्यू 11 यानी फ्रैक्शन में आ रही है, तो n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, देयरफॉर 34 इज नॉट अ टर्म, इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। हो गया। अब एक एक्सप्रेशन हमको फाइंड करनी nth की, जहां पे हमको कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया है, ये सम का फार्मूला और a की वैल्यू भी हमको पता है, तो n के फॉर्म में हम यहां पे एक एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, ये वाली। ठीक। अब S8 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, यानी 8th नंबर तक हम पहुंचते हैं तो टोटल फर्स्ट से 8 तक कितने जार हो जाते हैं उसका नंबर निकालना है, तो वो सम से निकाल सकते हैं। 8/2 किया, यहां पर 3 1 + 8, यानी n की जगह हमने सिर्फ 8 रख दिया और एक्सप्रेशन जो यहां पे है वही यूज की, 108। यही हो गया आंसर। इसमें 2 पार्ट जैसे मैंने आपको बताया और करके। तो अब नई एपी में बोल रहा है कि अगर हर लेयर में 3 जार ऐड करो, ये तो ओल्ड एपी है, इसमें 3 ऐड कर दोगे तो 6 9 12, ये एक नए तरह की एपी बन जाएगी, राइट। इस तरह की एपी में 5th टर्म पे टोटल यानी 5th लेयर पे कितने जार्स होंगे ये पता करना है, तो nth के फार्मूले से पता कर सकते हैं। इस एपी में a ये है, राइट, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अभी भी 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 6 18, यानी A5 यानी 5th लेयर में टोटल 18 जार्स आपको इस एपी के जरिए से मिल सकते हैं, राइट। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम सेक्शन ई और इस सैंपल पेपर का 37 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। Triangle is a very popular shape used in interior designing. The picture given above shows a cabinet designed by a famous interior designer. Here the largest triangle is represented by triangle ABC and smallest one which shelf is represented by triangle DEF. PQ is parallel to EF. ये ऑलरेडी गिवन है। शो करना है कि ट्राइंगल DPQ सिमिलर है DEF के। दूसरा क्वेश्चन है अगर DP इज इक्वल टू 50 है, PE इज इक्वल टू 70 है, देन फाइंड PQ डिवाइडेड बाय EF। तीसरा क्वेश्चन बच्चों है जिसमें 2 पार्ट है, A सॉल्व करना या B।
ए पार्ट है इफ 2AB इज इक्वल टू 5DE एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर है DEF के, देन शो करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज कांस्टेंट। दूसरा पार्ट इसका है इफ AM एंड DN आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली देन प्रूफ दैट ट्राइंगल ABM सिमिलर है ट्राइंगल DEN के। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो अब हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ट्राइंगल DPQ सिमिलर है DEF के, राइट, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों एंगल D के बराबर है, ये एंगल D है, ये एंगल D यानी इस वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में D तो कॉमन है तो मैंने कॉमन लिख दिया। DPQ DEF के बराबर है, क्योंकि ये अगर पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। दो एंगल अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होगा। एंगल रूल से हमने लिख दिया। दूसरा पार्ट है बच्चों, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शन में होगी, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब हमको DP इज इक्वल टू 50 दिया गया, P इज इक्वल टू 70 दिया गया है, राइट। तो हमको रेशियो फाइंड करना है PQ अपॉन EF का। तो बच्चों बस हमने यही किया, DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF ये लिखा हुआ है। तो DP एज इट इज रखा, DE को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, DP और PE में। DP और PE में इसलिए तोड़ा क्योंकि यही इंफॉर्मेशन हमको दी गई, ये तो निकालना है। 50 रख दिया, DP की जगह 50 रख दिया, PE की जगह 70 रख दिया, रेशियो हमने निकाल दिया 5/12। अब तीसरे पार्ट में प्रूव करना है कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ABC है और जो DEF ये वाला ट्राइंगल है, राइट, इसका दोनों का पेरीमीटर का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो इन ट्राइंगल ABC अगर हम देखें और DEF बच्चों देखते हैं तो इसमें ये हमको दिया गया 2AB इज इक्वल टू 5DE है, राइट। तो देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसकी साइड भी प्रोपोर्शन में होगी, AB अपॉन D, AB D के प्रोपोर्शन में होगी, BC जो बच्चों होगी EF के प्रोपोर्शन में होगी, AC जो होगी वो DF के प्रोपोर्शन में होगी, वही चीज हमने लिखा। यहां से हम एक रिलेशनशिप लिख, AB अपॉन DE इज इक्वल टू 5/2, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो AB के नीचे DE हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर अगर ABC का निकालें तो ये तीनों साइड को जोड़ दिया, अगर इसका निकालें तो ये हम कर दे सकते हैं, राइट। अब बच्चों AB को मैं बदलना चाहता हूं, राइट, किसके टर्म में, DE के टर्म में बदलना चाहता हूं। D ऐसे ही रखेंगे, राइट। तो DE की जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं 5/2, राइट। सॉरी AB को हम DE में बदलना चाहते हैं ना, तो AB को यहीं रखें, DE को एक यहां पर लेके आए, यानी 5DE डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट, ओके। उसके बाद BC को बदलना चाहिए, BC को यहीं पे रखो, EF को लेके आओ, तो BC इज इक्वल टू EF 5/2 EF हो जाएगा, ठीक है। अब DF, अब AC को बदलो DF ऊपर, यानी DF 5/2। तो तुम देख रहे हो AB BC AC में 5/2 कॉमन है, अगर हम DE EF और DF के फॉर्म में लिखते हैं। ये और नीचे वाला देखो सेम है, कट कर दिया तो 5/2 यहां पे कांस्टेंट आ गया, राइट। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि पेरीमीटर ABC और ट्राइंगल पेरीमीटर DEF का लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू ये होगी, राइट। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ट्राइंगल जो ABC और DEF है, यानी ये वाला ट्राइंगल, इसमें एक मीडियन अगर हम ड्रॉ कर दें, राइट, तो ABM जो होगा, ABM यानी ये वाला ट्राइंगल DEN के सिमिलर होगा, ये हमको प्रूव करना है। अब ये तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, या इस ट्राइंगल को
लो कि ये ऑलरेडी सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हम लगा देंगे, यानी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। जब बच्चों हम BC पे आएंगे, यानी ये BC, तो BC को, ये जो कि मीडियन है, तो BC को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। BC डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, BM के बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि मीडियन दो इक्वल पार्ट में बांटेगी, तो BC को हाफ करोगे तो BM के टर्म में लिख सकते हो। इसी तरह से इसको हाफ करोगे तो EN के टर्म में लिख सकते हो। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्ड, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, राइट। अब ये वाला एंगल ऑलरेडी यहां से इक्वल है, क्योंकि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये तो पहले से इक्वल था, यानी ये वाला एंगल पहले से इक्वल है, राइट। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ट्राइंगल ABM ट्राइंगल DEN के सिमिलर ट्राइंगल है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों सेक्शन E का क्वेश्चन नंबर 38 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेटालिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of cylinder mounted by a cone. एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन के जैसा कोन बना हुआ है। तो इस शेप का उसने एक ग्रेन को स्टोर करने के लिए बनाया हुआ है। डायमेंशन ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ अ सेलो इज एज फॉलोज। रेडियस आप बेस 1.5 मीटर, यानी कोन का हाइट उसकी 2 मीटर है। डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ अ सेलो इज एज फॉलोज। रेडियस उसकी है 1.5, यानी इसकी रेडियस इक्वल है कॉनिकल पार्ट की रेडियस के जैसा ही, राइट। हाइट 7 मीटर है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ वन सेलो। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया of the conical part of one silo. Find the cost of metal sheet used to make the curved cylindrical part of one silo at the rate of 2000 per meter square, right। और उसके बाद है फाइंड द टोटल कैपेसिटी, और करके दिया है फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन सिलो टू स्टोर ग्रेन। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो चलो फटाफट से हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसके ऊपर एक कॉनिकल शेप है, राइट। ये हाइट है 7 है, और ये स्लैंट हाइट है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, और ये रेडियस है। सबसे पहले स्लैंट हाइट पूछा गया, तो स्लैंट हाइट ये है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, राइट। ये निकालना है हमको L स्क्वायर, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस रेडियस का स्क्वायर, राइट। ये आएगा 2.5 मीटर। सॉल्व करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहां से 1.5, एल हमने यहां पर निकाला ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11.78 मीटर स्क्वायर आएगा। अब बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRH। तो 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। यहां पे हमने वैल्यू रखो 66। एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 2000 रुपए आता है, राइट। तो 66 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना आएगा, ये हमने यहां पर निकाल लिया। आर करके दिया, इसको सॉल्व करना है, या इसके नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालना चाहें तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये सिलेंड्रिकल पार्ट का फार्मूला ये होता है। तो ये वैल्यूज रख दी और आंसर निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका फार्मूला रखा और यहाँ पे आंसर निकाल दिया। अब इसका और इसका दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल कैपेसिटी आ गई यहां से यहां तक की 54.21 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। फार्मूला अगर फिगर आपने बना लिया, फार्मूला लगा लिया, तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, आप चाहते हैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।